टेंसर हम लोगों ने समाप्त किया है, बीच में काफ़ी अंतराल आ गया है, अन्य ब्रांचेज को हम लोग देखते रहे हैं। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो टेंसर का नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो आपका डेरिवेशन है वो लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व को हम लोग डेराइव करें, उसका जो फार्मूला है जिसके आधार पे आगे हम लोग को प्रॉब्लम करना है। तो उसके पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ समझेंगे, फिर उसके बाद सीधे मार्क पे आते हैं। कर्व का इक्वेशन हम लोग 3 डायमेंशन में ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में कर्व का इक्वेशन 2 फॉर्म में दिया जाएगा। एक तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म में रहे और एक हमारा 2 सरफेस के इंटरसेक्शन में। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमारा कोई एक कर्व दिया जाए तो उस कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन x1 इज इक्वल टू, कोई यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा गया। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है इसमें। अब इसी x को यदि a cos थीटा और प्लस y को b sin थीटा ऐसा हम लिखें तो भी इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। अब इसमें क्या है कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल आपका x है और एक हमारा y है, लेकिन इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लिया गया। तो x की भी वैल्यू एक थीटा के टर्म में और y की वैल्यू भी थीटा के टर्म में। अब थीटा की कोई एक वैल्यू लेंगे, जैसे 0 ले लिया, तो जब 0 लेंगे तो थीटा पर 0 की वैल्यू रखा यहाँ, तो एक वैल्यू आपका जो आया x और उसी वैल्यू के लिए y, तो हमको एक पॉइंट दे दिया। 2 डायमेंशन में जब करते हैं तो केवल x और y। तो ये हमारा जो इक्वेशन हुआ ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का होता है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब ये x y जब 2 डायमेंशन में करते हैं तो अब जब यही 3 डायमेंशन में करेंगे तो x y z ये 3 हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। लेकिन x y z को अब हम x y z में रिप्रेजेंट करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 और x3। ये हमारा x y z ऐसा आ गया। तो जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू ये हमारा x1, तो हमारा यहाँ को ये cos थीटा है और यह b sin थीटा, ये इससे डिफरेंट है, तभी पॉइंट डिफरेंट होगा। तो अब इसमें x1 इसकी वैल्यू x1t, यह x2t और x3t इस फॉर्म में लिखा गया। इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे आपका 2 डायमेंशन में है तो x y है, 3 डायमेंशन में x y है तो उसी को x1 x2 x3 ऐसा कहा। अब इसमें आपका यह a cos थीटा है, तो यहाँ हमारा पैरामीटर थीटा है। यदि हम पैरामीटर t लें तो यह x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। तो पैरामीटर एक ही हुआ, चाहे उसको थीटा से डिनोट करें चाहे t से, वो पैरामीटर है। जनरली हम लोग पैरामीटर को t से रिप्रेजेंट करेंगे। तब आप देखेंगे कि 3 डायमेंशन में तो यह x1t, इसका मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू t के टर्म में जो है यही हमारा a cos, यदि थीटा को t कर दें तब आपका यही xt, इसको हमने रिप्रेजेंट किया xt, इसको रिप्रेजेंट किया yt, क्योंकि ये डिफरेंट है तो नोटेशन हमारा बदलता जाएगा। तो वैसे अब ये तो एक पर्टिकुलर इलिप्स के ऊपर लिया हो गया, कोई भी हम कर्व लेंगे तो जनरल उसको फॉर्म में लिखा गया। तो अब 3 डायमेंशन में स्टडी करना है, इसलिए x1 को अभी x1 की वैल्यू जैसे सपोज कर लें कि x1 इक्वल टू दे दिया a cos हाइपरबोलिक t, x2 इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक t और x3 इज इक्वल टू at। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। अब यह t की वैल्यू यदि 0 करेंगे तो x1 की t की वैल्यू 0 रखने पर जो आया वो उसका x कोऑर्डिनेट हुआ 3 डायमेंशन में। t इक्वल टू 0 रखा तो ये जो वैल्यू आया उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हुआ।
और एक्स टी की वैल्यू 0 करेंगे तो x3 की वैल्यू, ये जो आया ये हमारा उसी का वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से अब हमारा यह तो पर्टिकुलर कोई एक कर्व है, अब हम जनरल हमने लिया तो यह x1 की वैल्यू यानी उसके 3 डायमेंशन में करेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 यानी x y z को किया तो x1 की जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम x1t, x2 की जो वैल्यू दी जाएगी वो x2t, x3 की वैल्यू जैसे अभी हमारा x1t ए कास हाइपरबोलिक टी हो गया था, x2t की वैल्यू ए साइन हाइपरबोलिक टी हो गया था। तो इस तरह से जो भी दिया जाए तो ये जो हमारा इक्वेशन हुआ वो एक कर्व का इक्वेशन हुआ। अब इसी में क्या करेंगे, टी की वैल्यू एक रखें, कोई एक जैसे यहाँ रखेंगे तो उसके लिए x1 x2 x3 तो एक पॉइंट आ गया। टी की अब दूसरी वैल्यू रखें, जो वैल्यू यहाँ रखें वही हमने यहाँ रखा तो उस टी की एक वैल्यू के लिए हमारा जो आया x1 x2 x3 तो दूसरा पॉइंट हो गया। टी की तीसरी वैल्यू ले उसको इसमें रखें तो अब तीसरा पॉइंट आ गया। ये एक वैल्यू के लिए x1 x2 x3 आएगा तो वह 3 डायमेंशन में एक पॉइंट का x y z कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरह से टी की डिफरेंट वैल्यूज को लेते जाएं और हमको डिफरेंट पॉइंट मिलता जाएगा और ये चूंकि x y z तीनों कोऑर्डिनेट है तो स्पेस में मिलेगा 3 डायमेंशन और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व मिल जाएगा। उसी कर्व का ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है। अब इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को जनरल ये तो इस फॉर्म में लिखा गया। अब सामान्यतः तो हम इसको डिनोट करेंगे xi इज इक्वल टू xit। अब जब 3 डायमेंशन में करेंगे तो i हमारा 1 2 3 ऐसा वरी करेगा तो यह x1 इज इक्वल टू x1t, फिर i की वैल्यू 2 तो x2t x3t। तो ये हमारा जितने डायमेंशन में करेंगे उतने कोऑर्डिनेट उसमें आएंगे और i की वैल्यू उतना ही हमारा आएगा। 3 डायमेंशन में करेंगे तो 1 2 3 ऐसा आएगा। हमको 3 डायमेंशन में ही करना है। तो हमारा यह कोई एक कर्व है। अब एक कर्व कैसे मिला ये आपको अभी बताया गया कि जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू को पहले को हमने लिया t0 कर दिया, सपोज किया तो t0 रखा तो एक पॉइंट आया, t1 रखा दूसरा आया, t2 रखा तीसरा आया, t3 ऐसे t की वैल्यू को हम चेंज करते जाएं तो पॉइंट बदलते जाएंगे। इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हमको एक कर्व आ जाएगा। उसी कर्व को यहाँ c से डिनोट कर लिया गया कि हमारा यह एक कर्व दिया गया है जिसका इक्वेशन xi इक्वल टू xit ऐसा दिया गया। अब इस कर्व में जैसे हमने यह एक कर्व कोई ले लिया और इस कर्व में कोई एक पॉइंट दे दिया जाए यह पॉइंट और फिर जैसे इसको सपोज कर लिया कि P0 जहाँ से ये P0 और जहाँ ही हमको जहाँ तक का कर्व का लेंथ निकालना होगा ये सपोज कर ले यह Pn तो P0 से Pn के बीच का जो आर्क है उसका हमको लेंथ निकालना है। वो लेंथ कैसे डिटरमिन करेंगे उसी के लिए फार्मूले का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो अब ये जो डेरिवेशन हुआ उसमें आप देखेंगे कि ये P0 क्या हुआ कि कर्व का इक्वेशन xi इक्वल टू xit। अब t की वैल्यू जो बदलता जाएगा जैसे हमने t की जो पहली वैल्यू लिया उसको हमने t0 का दिया तो जब t0 पर यह x1 इज इक्वल टू x1 t0, x2 इज इक्वल टू x2 t0 और x3 इज इक्वल टू x3 t0 तो उस t0 पर जो x1 x2 x3 आया वो एक पॉइंट हुआ। उसी पॉइंट को कह दिया गया P0। अब हमने क्या किया कि t की दूसरी वैल्यू लिया t1 लिया तो जब t1 लिया तो फिर इस पर x1 x2 x3 t1 यहाँ लिया t1 यहाँ तो ये तीनों डिफरेंट है। तो t1 की जैसे हमारा a cos t आ गया, a sin t आ गया, a t आ गया तो cos t0 को यदि हम 0 लें तो हमारा cos 0 की वैल्यू कुछ और आएगा, sin 0 की वैल्यू कुछ और जाएगा। आइए t में t को 0 करेंगे तो कुछ और आएगा, t की वैल्यू 1 रखे 2 रखे बदलते जाए। तो वैसे हमने यहाँ क्या किया कि एक कर्व लिया
पहला वैल्यू t0 रखा और t0 पर जो x1 x2 x3 की वैल्यू आया वो जो पॉइंट दिया उसी को हमने p0 कह दिया। फिर हमने क्या किया कि t की दूसरी वैल्यू दिया उसको हमने t1 कहा और t1 जो कहा गया तो t1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फिर x1 x2 x3 आएगा, उसको हमने ये दूसरा हमने ले लिया कि यह p1 t1 पर ये वैल्यू आ गई। t2 पर जो पॉइंट आया उसको हमने p2 ऐसा कह दिया। एक जनरल हमने ले लिया, यहाँ से एक और पॉइंट हम ले लें तो यह p3। एक जनरल हमने t की वैल्यू t के लिया और तब इसमें t के की वैल्यू रखने पर x1 x2 x3 जो देगा वो हमारा एक पॉइंट हुआ, उसको हमने pk, यह pk ऐसा कहा। ठीक उसके बाद का पॉइंट t इक्वल टू हमने k+1 लिया और तब जो ये पॉइंट आया उसको हमने pk+1 ऐसा लिखा और लास्ट में t की वैल्यू जब tn लिया तब हमारा जो पॉइंट आया वो हमारा pn हुआ। तो यानी t0 पर इसकी वैल्यू रखा जो पॉइंट आया p0, t1 पैरामीटर रखा तब जो आया p1, ऐसे ही हमारा यह t2, यह t3, यह tk, यह tk+1 और यह tn। इस तरह से इस पॉइंट को रखते गए और कर्व पे हमारे डिफरेंट पॉइंट आते गए। अब आप क्या किया कि जो p0 है और p1 है इन दोनों को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा कार्ड हो गया p1 p2, दो लेंथ है इसमें, एक आर्क p1 p2 और एक कार्ड p1 p2। फिर आप क्या कर लें कि यह p1 p2 जो है उसको फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तब हमारा एक आर्क p1 p2 है और एक कार्ड है। ऐसे इसको ज्वाइन हमने किया, इसको ज्वाइन किया, फिर इस तरह से जनरल इसको ज्वाइन किया। ये pn है, इसके ठीक पहले का पॉइंट pn-1 ऐसा आ गया, या tn-1 पर। तो एक इसको भी ज्वाइन किया, एक कार्ड हमको ये मिल गया, कार्ड हमको ये मिला, ठीक है ये। अब आप क्या करें कि सारे कार्ड का सम कर लें, यानी कार्ड p0 p1 यह कार्ड प्लस कार्ड p1 p2 प्लस कार्ड p2 p3 से लेकर के कार्ड pk+1 से लेकर के लास्ट कार्ड pn-1 और pn, ये हमको मिल गया। तो ये जितने पॉइंट है सबको स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कर्व है, ये आर्क के फॉर्म में, हमने सबको कार्ड के फॉर्म में ये ज्वाइन किया और सबका सम कर लिया। तो अभी हमने किया क्या कि p0 से और pn तक इसके बीच का जो आर्क है उसका लेंथ डिटरमिन करना है। हमने क्या किया, इसको n पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट p1, दूसरा p2, तीसरा p3, k1 pk, ऐसे pk+1 से लास्ट में हमारा pn, इतने पार्ट में डिवाइड किया और जो पॉइंट आए उन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कार्ड आ गया। तो ये कार्ड p0 p1 p1 p2 से लेकर के सभी कार्ड का हमने सम कर लिया। अब थोड़ा सा हमको ये कार्ड का सम नहीं निकालना है, हमको आर्क का जो लेंथ निकालना है वो निकालना है। यदि आपका p0 p1 ये आर्क होता, आर्क का लेंथ रहता, p1 p2 ये आर्क लेंथ होता, तो इन आर्क का जब सम करते तब टोटल हमारा आर्क का लेंथ निकल आता। लेकिन ये हम कार्ड का ले रहे हैं। तो अब आप दूसरी बात देखें, अब हमने क्या किया कि कोई एक आपने एक कर्व लिया, ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस कर्व को हमने यह p था, p0 था और यह pn था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में एक हमारा ये हो गया, यानी इससे कार्ड को ज्वाइन कर लिया,
और फिर इससे भी कार्ड को ज्वाइन कर दिया, कार्ड को ज्वाइन किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सेंस जो है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमने क्या किया कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और फिर ये 4 पार्ट किया तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब आप देखेंगे कि 2 पार्ट जब इसको हम लोगों ने किया था तो ये कार्ड जो आया, यह कार्ड और इस कार्ड दोनों का सम करें, और जो ये आर्क है जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसका सम। तो एक कार्ड का सम और जो ये आर्क का सम, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो ये कार्ड, यह कार्ड और ये कार्ड जो ये 4 पार्ट में कर दिया, तब जो कार्ड का सम आया, और जो 2 पार्ट में हमने कार्ड का सम किया, तो 2 पार्ट के कार्ड का सम और आर्क का लेंथ, इन दोनों के डिफरेंस को आप विचार करें। और जब इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया तब कार्ड का जो सम हुआ और आर्क का लेंथ हुआ, ये आप पाएंगे कि जब 2 पार्ट था तो उसमें और आर्क लेंथ में डिफरेंस ज्यादा था, और जब इसको 4 पार्ट कर दिया गया तब आर्क का लेंथ और ये सभी कार्ड का सम में पहले की अपेक्षा डिफरेंस कम हो गया। अब यदि इसको फिर 8 पार्ट कर दें, तो जब 8 पार्ट करेंगे तब देखेंगे कि हमारा आर्क का जो लेंथ है और जो हमारा कार्ड का लेंथ का सम है, ये दोनों का डिफरेंस उतना ही कम आता जाएगा। यानी पार्ट जब बढ़ेगा तो जो कार्ड होगा उसका सम, लेंथ का सम और आर्क लेंथ, ये जितना ही पार्ट बढ़ेगा उतना ही ये दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। और जब इस कार्ड पे ये जो पार्ट है, ये जो हमने 2 बार किया, 4 बार किया, n बार किया, जब इसको इनफाइनाइट टाइम करेंगे तो हमारा जो लेंथ आएगा, ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा, वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कार्ड है ये तो n पार्ट में डिवाइड किया गया, टोटल जो आर्क लेंथ है उसमें n पार्ट में डिवाइड किया, और तब जो हमारा डिफरेंस आया। और जब ये इनफाइनाइट पार्ट इसको कर देंगे तो जब पार्ट जितना ही बढ़ता जाएगा, ये आर्क के उतना करीब कार्ड का सम होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यदि इसको इनफाइनाइट तक कर देंगे तो कार्ड का सम और आर्क लेंथ, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो हम कार्ड का सम कर रहे हैं, इसको पार्ट बढ़ाते जाए, इनफाइनाइट तक कर दें, और तब जो सम आएगा तो इसी कार्ड का सम आया, इसी को लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यह n टेंड्स टू इनफाइनाइट का n पार्ट किया गया है, तब एक पार्ट आया, ये टोटल लेंथ है। n पार्ट से डिवाइड करेंगे तो टोटल लेंथ में n पार्ट से डिवाइड किया जो आया वो एक का डिफरेंस हुआ। और जब ये इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट पार्ट तो डिनोमिनेटर जाएगा तो वो 0 दे देगा। तो इसका मतलब यह P0 और जो यह P1 था, ये जब इसका डिफरेंस 0 आ गया तो इसका मतलब ये P0 और P1 बिल्कुल पास आ गए। उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ये P0 है और यह P1 जब डिफरेंस 0 आ गया तो इसी के पास का, फिर P2 इसी के पास का आ गया, तो ये जो सम होगा कार्ड का वो आर्क लेंथ दे देगा। यानी हमको आर्क लेंथ लेना है तो पार्ट को क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा। तो ये जो देगा वही यस हमने सपोज कर लिया है, जो लेंथ है P0 से PM तक का जो लेंथ है उसी लेंथ को S से डिनोट किया गया है। तो यस की वैल्यू हम इनफाइनाइट टाइम इसको डिवाइड करें, और तब जो हमारा कार्ड आया उस सब का जब सम करेंगे तो वो जो सम आएगा उसका सम ही हमारा क्या हुआ, आर्क लेंथ हो गया। तो ये हमारा आर्क लेंथ हुआ। अब आर्क लेंथ का एक हमने नोशन पाया, एक आइडिया पाया। अब आप क्या कर ले कि किसी एक कार्ड का इसी को जो ये वैल्यू है इसी को आप लिख सकते हैं, यह लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख, तो अब यह पी के प्लस 1। अब आप देखें पहला जो हुआ के की वैल्यू 0, तो यह के 0 से लेकर के n तक अभी आएगा। के की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 P1, तो आपका ये पहला आ गया P0 P1 ये आए। अगला जब लिखेंगे के की वैल्यू 0 1 रखा, तो यह P1 1 प्लस 1 तो P2, तो यह P1 प्लस P2 आए। इस तरह से जब के की वैल्यू को 0 से 1 तक लेंगे तो ये जितने कार्ड हैं ये इसका सम हमको मिल जाएगा। और तब जो आएगा उसको n टेंस टू इनफाइनाइट पे लेंगे, तब हमारा पार्ट जब n पर ये आया और वह जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो पार्ट जितना ही अधिक होगा एक कार्ड और आर्क के बीच का डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा। जब ये डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कार्ड का सम और जो आर्क का लेंथ हुआ वो सेम आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यह यस की वैल्यू ये आया, इसी को हमने इक्वेशन 1 ऐसा कह दिया। अब आप क्या कर लें कि जो एक जो पी के प्लस 1 जो एक कार्ड है, एक कार्ड उसी का लेंथ लें। जैसे आपका यह पी के और पी के प्लस 1 इसका लेंथ लें, तो लेंथ ऑफ कार्ड पी के प्लस 1, ये 2 पॉइंट है और ये दोनों का कोऑर्डिनेट आप देखें, तो जब पैरामीटर आप टी के प्लस 1 टी के लेंगे तब यह जो पी के आया, पी के इसका कोऑर्डिनेट एक्स आई टी के, टी 0 रखा टी को तो पी 0 दिया, तो जब यह पी के है तो टी की वैल्यू को टी के रखना पड़ेगा। तो जब टी के रखेंगे तब हमको एक्स आई इक्वल टू एक्स आई टी के दिया। और पी के प्लस 1 ये जब हमारा पैरामीटर हुआ ये एक्स आई और यह टी के प्लस 1 ऐसा है। अब यह 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये दिया क्या, ये दिया x1 टी के, x2 टी के और यह x3 टी के पर इसका कोऑर्डिनेट अभी इस पॉइंट का पीके का यह x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और यह z कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही जब इसका करेंगे तो यह x1 टी के प्लस 1 और यह x2 टी के प्लस 1, यह x3 टी के प्लस 1, ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसका कार्ड का लेंथ निकालना है। और यदि कोई पॉइंट 2 पॉइंट हो और दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ज्योमेट्री में निकालना जानते हैं। यदि x1 y1 z1 एक पॉइंट हो, x2 y2 z2 हमारा दूसरा पॉइंट हो, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इसी की वैल्यू क्या आ जाएगा x1 टी के प्लस 1 माइनस x1 टी के का स्क्वायर, या x2 टी के प्लस 1 माइनस x2 टी के का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तब हमको यहां से मिल जाएगा इसका जो लेंथ हुआ वो लेंथ अंडर रूट ए x1 टी के प्लस 1 और माइनस x1 टी के इसका स्क्वायर प्लस x1 टी x2 टी के प्लस 1 और माइनस x2 टी के इसका स्क्वायर और प्लस x3 टी
टी के प्लस 1 माइनस x3 टी के इसका स्क्वायर। ये हाई स्कूल की ज्योमेट्री में आप लोग इस फार्मूले को पढ़े हैं कि जब हमारा एक पॉइंट यह x1 y1 z1 हो, x2 y2 z2 हो, तो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में ऐसे ये मिल जाता है। तो इस फार्मूले को हमने इन दोनों के बीच का जो कार्ड है उसका जो लेंथ हुआ उस लेंथ को डिटरमिन किया। अब आपका एक मीन वैल्यू थ्योरम होता है, उस मीन वैल्यू थ्योरम का इसमें हमको यूज करना है। वो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इस चीज को देखें कि जैसे हमारा ये दो पॉइंट दिया गया है, एक टी के इस पैरामीटर पर एक पॉइंट आया है पी के, और यह टी के प्लस 1 इस पैरामीटर पर एक कोऑर्डिनेट आया है पी के प्लस 1, यानी ये जो वैल्यू है वो आपका पी के प्लस 1 ये पॉइंट आ गया है। अब इसी में हमको क्या करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम है क्या कि ये जो पैरामीटर टी के है और टी के प्लस 1 है, तो टी के से लेकर के टी के प्लस 1 तक इसके बीच का कोई एक पैरामीटर ले, यानी कोई एक पैरामीटर सपोज कर लिया गया कि यदि इसको हमने एच के कह दिया, यह एच के आपका दूसरा कुछ नहीं, ये टी के से लेकर के टी के प्लस 1 इसके बीच का कोई वैल्यू, यह एच के जो है वो आपका टी के और यह टी के प्लस 1 इसके बीच का कोई एक वैल्यू है एच के, ठीक है। ये तो इसको हमने एच के ले लिया। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो ये कहता है कि इसमें इस पे जो भी पैरामीटर होगा उस पैरामीटर पर इसका डिफरेंशिएशन, यानी यह डी एक्स और यह एच के है, तो यह इस पर डी एक्स आई एच के, यानी इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसको टी के रिस्पेक्ट में, यानी जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। और इसमें जो इंटरवल है, यानी ये किस इंटरवल में ये है, तो उस इंटरवल को यानी टी के प्लस 1 माइनस टी के उसका जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस से यदि आप प्रोडक्ट कर दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हमको सेम देता है, यानी इस पर यह जो वैल्यू आया एक्स आई टी के प्लस 1 माइनस एक्स आई टी के इसका स्क्वायर, तो यह वैल्यू ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है, तो इसकी वैल्यू इस टी के से लेकर के टी के प्लस 1 तक अब कोई इसके बीच का कोई तीसरी वैल्यू, हमारा एक नंबर है ये टी के और एक टी के प्लस 1, तो इसके बीच का कोई एक वैल्यू है, उस पैरामीटर पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा उस कोऑर्डिनेट को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो ये डिफरेंशिएशन और यह जो एच के है वो किस इंटरवल में है, तो ये वैल्यू आपका टी के से टी के प्लस 1 इसी के बीच में है, तो उसकी इंटरवल से इसमें प्रोडक्ट कर दे तो यह वैल्यू और जो ये वैल्यू है वो दोनों सेम आएगा। तो यानी अब हमको इस फार्मूले से क्या आया, तो यहाँ से यह x1 और टी x1 एच के और ये हमारा डी बाई डी टी और यह टी के प्लस 1 और माइनस टी के क्या किया, ये दो ये डिफरेंस का स्क्वायर है। तो अब जो यह टी के प्लस 1 और टी के है, तो इस पैरामीटर के बीच कोई एक पैरामीटर लेना, उसी को हमने कह दिया एच के। अब उस पर जो इसका कोऑर्डिनेट आया x1 का,
तो यह x1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यह h के किस इंटरवल में है, तो यह t के +1 से t के, यानी इसके बीच में ही ये है, उसे आप प्रोडक्ट करो। तो ये तो हमने जैसे 1 के लिए पाया वैसे 2 के लिए, क्योंकि ये कोई पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है और उसी पॉइंट का ये y कोऑर्डिनेट है, उसी का ये z कोऑर्डिनेट है। तब ये दूसरा हमको मिला, यहाँ से यह dx2 और यह hk और यहाँ से यह dt, और फिर ये भी तो उसी इंटरवल का एक पैरामीटर है, तो उस पर x1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट और x3 कोऑर्डिनेट। तो यह t के +1 माइनस t के, ऐसा आ गया। ये स्क्वायर प्लस लास्ट आया यह dx3h अपान dt और यह t के +1 माइनस t के, इसका स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू हुआ मीन वैल्यू थ्योरम से, इसी का मान इन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट लें और उस पॉइंट पर जो वेरिएबल है उसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो यह और ये h के जिस इंटरवल के बीच है उससे प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इसके इक्वल आता है। तो ये वैल्यू आपका उसी पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट के लिए भी हुआ, उसी का ये हमारा x2 कोऑर्डिनेट के लिए हुआ और ये हमारा x3 कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। अब आप देखेंगे कि यह t के +1 और माइनस t के, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, और a इंटू बी का स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आपका इतने का स्क्वायर और फिर इतने का स्क्वायर ही आया। फिर इसमें इस dx2/dt ये h के है इसका स्क्वायर, और यह t के +1 माइनस t के इसका स्क्वायर, यह dx3h के और अपन dt इतने का स्क्वायर और t के +1 माइनस t के का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में t के +1 माइनस t के का स्क्वायर कॉमन है, और जब ये कॉमन है तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो केवल t के +1 से और यह t के -1 यही बचेगा। तो जो लास्ट हमने पाया यहाँ, उसकी वैल्यू को जब रखेंगे यही, तो लेंथ ऑफ कार्ड पी के, यानी लेंथ ऑफ कार्ड पी के +1 इज इक्वल टू ये आया √dx1/dt, और यह x1 h के इस पैरामीटर पर जो वैल्यू है x1 वो है, तो इतने का स्क्वायर प्लस ये पार्ट हमारा सब में कॉमन है, वो बाहर चला जाएगा, dx2t के और अपान यह dt इतने का स्क्वायर, और यह dx3h के अपान dt इसका स्क्वायर ये आया, और t के +1 माइनस t के का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर केवल t के +1 और माइनस t के, ऐसा है। अभी हम लोगों ने कार्ड p के और p के +1 इसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब इसी वैल्यू को जो ये इक्वेशन 1 है उसमें हम रख दें। एक बात आप ये ध्यान दें कि इसको जो कार्ड के टर्म में लिखा गया, तो कार्ड के टर्म में क्यों लिखा गया कि कार्ड का लेंथ निकालने का फार्मूला हमको मालूम है, आर्क का लेंथ निकालने का भी हम डेराइव करने जा रहे हैं। ये कार्ड जो है उसके दोनों एंड के कोऑर्डिनेट है और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना मालूम है। इस तरह से हमने ये प्रत्येक एंड का कोऑर्डिनेट निकाला और तब उसके दो पॉइंट के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वही हमारा जो हाई स्कूल का फार्मूला है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यह तो सिर्फ इस कार्ड का लेंथ निकाला गया है, इस कार्ड का। तो ये वैल्यू यह है। अब इसी की वैल्यू को यहाँ रख दें, ये आपका जो कार्ड पीके। अब इसको और क्लियर होने के लिए आप यहाँ कन्फर्म कर लेंगे कि ये कार्ड पीके और पीके प्लस 1 है। तो ये सब इसी को सम में लिख दिया गया है। तो यह कार्ड ये आ गया पीके प्लस 1 ये आया, और इसी का सम जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे करेंगे तब जो आएगा वो हमारा आर्क लेंथ एस आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यह इसी की वैल्यू है, निकाला जा चुका, इसको हम रख दें। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें रख दें। तो आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है ये। तो अब यहाँ से ये जो किया गया तो उसी की वैल्यू को जो निकाला गया इसमें रख दें। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये अंडर रूट डी, इसी को शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो यह dxi और बाई dt या h के और इतने का स्क्वायर, और स्क्वायर के बाहर यह t के प्लस 1 माइनस टी के ऐसा गया। इसी को अब यहाँ 1 रखेंगे, पहला आएगा 2 रखेंगे, दूसरा आएगा 3 रखेंगे, तीसरा आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू निकाली गई है उसी वैल्यू को वर्क हम लोग को समझना है। ये जो इंटीग्रेशन हम लोग BSc 1 में जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है उसी डिफिनिट इंटीग्रल में सम n टाइम्स का करके, n टर्म्स का सम करके, कोई फंक्शन दिया गया है n टर्म्स का सम करें और उसी सम को जब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पर लेते हैं तो वही हमको इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो उस इंटीग्रेशन से जब इसको चेंज करेंगे तब आप देखें कि अब हम क्या करेंगे कि यह लिमिट n टेंड्स टू, अब ये समेशन है यहाँ, ये समेशन क्योंकि एक कार्ड का आया है, ये जो लिखा गया है वह लिमिट ये समेशन कार्ड पीके। तो ये हम यहाँ से लिखेंगे तो ये समेशन ऐसा है। केवल पीके और पीके प्लस 1 का जो लेंथ निकला है उसी को लिख लिया गया है, और समेशन हमारा क्योंकि P0 P1 से लेकर के और Pn तक का था, सबका सम किया गया था, तब ये इस फॉर्म में आया। तो ये समेशन और यहाँ से इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे कि जो n टर्म का सम, किसी भी फंक्शन के n टर्म का सम करें और उस सम को n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब लिमिट लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है, और वो जो इंटीग्रेशन होता है वो जो ये समेशन है वो हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, और जो ये डिफरेंस है जो हम वहाँ h लिया करते थे तो वही dt में चेंज होता है। यानी ये अंडर रूट यह dxi बाई dt। अब यह h के की क्या मीनिंग है अभी आपको हम बता रहे हैं, और तब यह स्क्वायर और यह dt इस फॉर्म में आए। तो इसमें क्या, किसमें जब इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है तो किसमें कौन सा चेंज होता है, तो एक तो जब समेशन n टर्म्स का रहेगा और उसका n को इनफाइनाइट पे टेंड करेंगे तभी वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है। वो BSc 1 का जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल का समेशन से इंटीग्रेशन पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो चेंज होता है उस चैप्टर को जरा एक बार देखेंगे तो कौन किसमें चेंज होता है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो समेशन होता है वही चेंज होता है इंटीग्रेशन पे, और जो इंटरवल होता है, जो ये इंटरवल है वो इंटरवल ही
dt में चेंज हो जाता है। जब वहाँ x1 x2 रहता है तो dx रहता है तो dx में चेंज होता है, ये हमारा dt में चेंज होगा। और ये लिमिट जो है, जो यह एच के है, वो एच के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वहाँ का इंटीग्रेशन। तो हमको कर्व का लेंथ लेना है, ये t0 से लेकर और यह tn तक, ये तो जो हमारा यह जो एच के था, जो केवल इस इंटरवल में था, इसका एक पॉइंट, तो जब यह एच के हमारा t0 से लेकर के और tn तक, जब ये जहाँ से वेरी करेगा और जहाँ तक, वही हमको उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट देगा। यानी यह एच के पूरे कर्व को देगा तब जब हमारा एच के की वैल्यू t0 हो जाए, तो ये हमारा t0। और ये कहाँ तक का, केवल अभी तक तो एच के इसके बीच का था, लेकिन जब यह एच के यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक आ जाएगा, तब हमारा यहाँ से लेकर p0 से लेकर के और pn तक का आर्क लेंथ दे देंगे। तो यह t0 से tn, ये हमारा यह इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। अब जो आर्क लेंथ हुआ, उस आर्क लेंथ का यही फार्मूला हुआ। एक मिस्टेक सामान्यतः हो जाया करती है जिससे आप बचेंगे। जैसे कोई बार क्या होता है कि दिया गया है dxi/dt का स्क्वायर और ये अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर ये कोई बार हट जाता है, लेकिन ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? यह है आपका एक्चुअली यह dx1/dt का स्क्वायर प्लस ये जो लिया गया है ये dx1/dt का स्क्वायर प्लस dx2/dt का स्क्वायर, ये प्रत्येक के स्क्वायर के सम का ही अंडर रूट है, ये केवल एक का नहीं है। तो ये जो हम इतने को i 1 2 3 तक वेरी किया है, तब हम समेशन नहीं लिखे, केवल dxi/dt लिखे। इसका मतलब ये i हमारा 1 पर यह दिया है, 2 पर यह दिया है और 3 पर, और तब सबका सम। तो उसी का जो i यहाँ दिया गया वही यहाँ भी आपको देगा, यानी इसकी वैल्यू dx1/dt का स्क्वायर प्लस dx2/dt का स्क्वायर प्लस dx3/dt का स्क्वायर, यानी इसी को आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो यह t0 से लेकर के tr अंडर रूट यह dx1/dt इसका स्क्वायर प्लस dx2/dt इसका स्क्वायर और प्लस यह dx3/dt इसका स्क्वायर, और जो ये आएगा उसी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये जो वैल्यू आएगा वही हमारा जो आर्क लेंथ होगा वो आर्क लेंथ निकल आएगा। तो एक बार टोटल जो वर्क हम लोगों ने किया है उसको तो एक बार रिवाइज हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये वैल्यू जो आया यहाँ से, ये दो फॉर्म में, ये तो आर्क लेंथ यस, क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो कैसे करेंगे कि कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा, तो x1 की वैल्यू देगा, x2 की वैल्यू देगा, x3 की, जैसे हमारा x1 = a cos t, x2 = a sin t, x3 = a t, जो भी देगा यही दे, जरूर जो भी दे। तो उसमें x1 को जो उसका पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो उसका x2 है उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें, x3 को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और स्क्वायर करके सम कर ले, अंडर रूट ले, इसका इंटीग्रेशन कर ले, और उस इंटीग्रेशन में देखेंगे कि वो कर्व तो कहाँ से कहाँ का लेंथ लेना है, वो तो हमारा लिमिट होना चाहिए कि, तो देखेंगे कि जहाँ से जहाँ तक कर्व चाहिए इसका लेंथ, तो वहाँ हमारा पैरामीटर जो लोअर पॉइंट है वहाँ पैरामीटर क्या है और अपर पर पैरामीटर क्या है, तो वहाँ से 0 जो भी पैरामीटर की वैल्यू होगा वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, आर्क लेंथ निकल आएगा। अभी हमारा इंटीग्रेशन है, इसी इंटीग्रेशन को अब जो टोटल हमारा ये कैलकुलेशन हुआ है उसको किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो आपका पहला तो ये समझना है कि कोई कर्व का एक पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, इसी में ये हमको इस कर्व का एक पॉइंट हमने ले लिया P0 और एक ले लिया Pn, इसके बीच का आर्क का लेंथ क्या होगा उसके लिए हमको फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, n पार्ट में
ये टोटल आर्क को डिवाइड कर दिया, और तब पहला जो पार्ट हुआ उसको हमने यह P0 से P1 कहा, दूसरे को P1 से P2 एंड सो ऑन। एक जनरल ये PK से PK+1 और लास्ट हमारा PN-1 से PN, ऐसा हमने कर लिया। और तब प्रत्येक कार्ड को ज्वाइन कर लिया और कार्ड का सम किया। कार्ड का सम इसीलिए कर रहे हैं कि आगे आपको अभी देखा गया कि ये कार्ड में PK और PK+1 इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसलिए इन दोनों के बीच का, दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस का फार्मूला मालूम है, इसलिए कार्ड में किया गया। तो ये सभी कार्ड का सम कर लें, लेकिन ये कार्ड का सम है और हमको आर्क का सम चाहिए, आर्क का लेंथ चाहिए। तब हम क्या करें कि इस कार्ड का जो ये लेंथ है, ये जितना ही पार्ट हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कार्ड और आर्क इसके बीच का डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो जब ये इनफाइनाइट पार्ट में कर देंगे तब इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और तब हमारा जो कार्ड का लेंथ होगा वही उसी का सम हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा। तो उसी को हमने लिखा S, आर्क लेंथ S इज इक्वल टू कार्ड P0 से P1 प्लस P1 से P2 प्लस P2 P3 से एंड सो ऑन PN-1 से PN, उसी को शार्क में ऐसा लिख लिया। और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब इनफाइनाइट पार्ट में करेंगे, n पार्ट में करेंगे तब तो कार्ड और आर्क में डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब वो n को इनफाइनाइट कर देंगे तब डिफरेंस 0 हो जाएगा। और तब जब 0 होगा तो हमारा आर्क और कार्ड दोनों का जो लेंथ होगा वो सेम हो जाएगा, और तब हमको आर्क का सम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ले लें तो हमको आर्क लेंथ निकल आएगा। तो पहला स्टेप हमने ये किया। दूसरा, T0 पैरामीटर पर लिया तो P0 आया, T1 लिया तो P1 आया, ऐसे PK प्लस PK और PK+1 इस कार्ड का लेंथ लें। तो जब कार्ड का लेंथ लेंगे तो इसका X1 TK, X2 TK और X3 TK ये PK का कोऑर्डिनेट आ गया, और X1 TK+1, X2 TK+1, X3 TK+1 ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस का जो फार्मूला है, अंडर रूट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, उस फार्मूले का यूज कर लें। तो हमने मिटा दिया उस कार्ड का वो लेंथ का, वो फार्मूले का यूज करें। उसी में आप मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करें, यानी इन दोनों के बीच का जो ये लेंथ है वह इनके बीच कोई एक पैरामीटर जो है उसको लें, उस पर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू क्या आया उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और जितने इंटरवल में h के वेरी कर रहा है जिसके बीच का उस इंटरवल से उसको प्रोडक्ट कर दें, तो मीन वैल्यू थ्योरम से वो होता है। तो उसी को लिखा गया। तो इतने का स्क्वायर इसमें भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था, तो ये बाहर आ गया। ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट गया। अब ये वैल्यू आ गया। इसी को शार्क में हमने यहाँ xi/dt एट द पॉइंट h के ये लिया। तो इसका मतलब है ये सम i की वैल्यू 1 2 3 3 डायमेंशन में होगा, और उस सम में dx1/dt का स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में लिख लिया। अब जब इस कार्ड की जो वैल्यू आया इसका, ये जो हमारा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे है, यही हमने रख दिया। तो जब रखा तो जब लिमिट n टेंड्स टू n फंक्शन की वैल्यू n तक हो उसका सम करे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ले लें तो इंटीग्रेशन में वो चेंज होता है। तो चेंज कैसे होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो समेशन होता है वह इंटीग्रेशन में चेंज होता है। और यह dxi/dt है वो इसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट में है, और जो ये डिफरेंस है वही आपका dt होता है। अब यह h के कहाँ चला जाता है, तो यह h के जब तक ये tk से tk+1 के बीच रहेगा तब तक इसके बीच का वैल्यू देगा, और जब यह जो h के है वो यह t0 से लेकर के और tn तक देगा, तब यह टोटल आर्क का दे देगा। तो वही हमारा यह h के की जो लिमिट है वो t0 से लेकर के tn तक, ये जो वैल्यू आया वही हमारा आर्क लेंथ का फार्मूला हो गया। अब इसी को एक फॉर्म में और कर सकते हैं, जैसे यह ds है तो इसको t के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करें तो ds/dt
ds बाई डी टी, ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इंटीग्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट समाप्त हो गया तब यह dx1 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dx2 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dx3 बाई डी टी का स्क्वायर ए अंडर रूट में जो वैल्यू या अंडर रूट से हटा दे स्क्वायर कर दे तो ds बाई डी टी का स्क्वायर dx1 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dx2 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dx3 बाई डी टी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप पहले से आप इसका यूज करते रहे, लेकिन इसका डेरिवेशन ये आया कहाँ से, इसको एक बार हम लोगों ने करने का प्रयास किया। अब इसी पे आधारित आगे के एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग करने की स्थिति में इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग कर सकेंगे।